तो आपको लगता नहीं सेलर को गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा? डोंट यू थिंक सो? अब बहुत लोग को डाउट आएगा कि सर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट कहाँ से देगा? तो हो सकता है उसके बिहाफ पर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट दे दे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी चल रहा है ना। भले ही सेलर ने टेम्पो वाले को कहा हो कि घुमा के वापस लेके आ गुड्स, दैट डजंट मीन कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। बायर अगर रेडी है उसको पेमेंट करने के लिए, तो सेलर को रेडी होना चाहिए उसको गुड्स की डिलीवरी करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल मानने का नहीं। कभी भी सेलर ने अगर अपना ये राइट एक्सरसाइज किया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो बच्चे इसका मतलब ये नहीं निकालने का कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गया। चलो अभी मैं पढ़ता हूँ, देखो 2 लाइन। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड। बच्चों अंडर आंसर लिखो, नॉट रिसाइंडेड मतलब, मैंने कहा नॉट रिसाइंडेड मतलब नॉट कैंसल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैंसल्ड when the seller exercises right of stoppage in transit. The contract still remains in force and buyer can ask for delivery of goods on payment of price. कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बच्चों फोर्स में है एंड बायर उसको गुड्स की डिलीवरी मांग सकता है ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। चलो बच्चों, सो राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट विथ एक्सेप्शनल केस मैंने बच्चों आपको पढ़ा दिया है। अब हम अनपेड सेलर के तीसरे राइट्स पर आते हैं बच्चों। अनपेड सेलर को तीसरा राइट्स जो मिला है अगेंस्ट द गुड्स, बच्चों उसका अभी हम डिस्कशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ रीसेल, राइट टू रीसेल द गुड्स। बच्चों रीसेल मतलब समझते हो द वर्ड रीसेल? हेलो हेलो। सेलर गुड्स को बेच चुका था बायर को, लेकिन बायर से पैसा नहीं आया, इसलिए सेलर ने सेम गुड्स किसी तीसरे को बेच दिया। तो किसी तीसरे को जब सेम गुड्स बेचा तो उसे आप सेल कहेंगे कि रीसेल कहेंगे? टाइप करो। सेम गुड्स जो वो बेच चुका था एक व्यक्ति को, वही गुड्स जब वो किसी और को सेल करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? रीसेल। रीसेल का मीनिंग समझा सबको? पहले वो बताओ। हम इसका राइट्स तो समझ लेंगे, क्या राइट्स मिला है अनपेड सेलर को। पहले रीसेल का मतलब समझना था, इसलिए बच्चे ये एग्जांपल दिया। चलो देखो क्या लिखा है। द राइट ऑफ रीसेल इज वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू द अनपेड सेलर। बच्चों अनपेड सेलर का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट राइट यही है कि उसको राइट है कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। एक जबरदस्त वैल्यूएबल राइट उसको दिया गया अनपेड सेलर को। जब सेलर को पता चल जाता है कि उसको पेमेंट नहीं मिलने वाला है बायर से, इन नो वे he is going to receive money from the buyer, in that scenario what a seller does, he resells those goods to third party and recover the price. कितना सिंपल है देखो पैसा रिकवर करने का। वही गुड्स किसी और को बेच दो, पैसा ले लो, मैटर खत्म। In the absence of this right, the unpaid sellers other rights against goods, that is lien and stoppage in transit, would not have been of much use because these rights only entitle the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyer. यानी बच्चे एक तरह से मैं कहूँ ना कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में लॉ लिखने वाले ने राइट ऑफ रीसेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। किससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है? तो अदर टू राइट से। आई होप यू अंडरस्टैंड। राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये दो राइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कौन से राइट को? राइट टू रीसेल द गुड्स। ठीक है बच्चों, पहले दो राइट्स में क्या था? अनपेड सेलर को केवल ये पावर मिलता है कि वो गुड्स को अपने पास रखेगा जब तक बायर उसको पेमेंट नहीं करेगा, बस इतना ही उसको राइट्स था। लेकिन राइट टू रीसेल में क्या है? सेम गुड्स को वो बेचकर
अपना कैश रिकवर कर सकता है, कितना जल्दी से वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स इज मच मोर सुपीरियर देन अदर टू राइट्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ, अनपेड सेलर ये अपना राइट टू रीसेल द गुड्स कौन से दो सिनारियो में यूज करेगा? बच्चों ये राइट टू रीसेल द गुड्स दो अलग अलग सिनारियो में यूज कर सकता है, अपने इस राइट को वो इस्तेमाल कर सकता है। पहला, जब सेलर को लगता है कि जिस गुड्स को उसने बायर को बेचा है, जिसका बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, सेलर को अगर लगता है कि जो गुड्स उसने बायर को बेचा है वो पेरिशेबल नेचर का है। बच्चों डू यू अंडरस्टैंड पेरिशेबल नेचर? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर? मतलब जिस गुड्स को जल्दी डिटोरिएट स्पॉइल होने की संभावना है, जो सामान जल्दी खराब हो सकता है, ज्यादा दिन के लिए रखा गया तो जल्दी खराब हो सकता है, ना खाने लायक रहेगा ना बेचने लायक रहेगा। अगर सेलर को लगता है कि गुड्स जल्दी खराब हो सकते हैं तो सेलर इस केस में बायर को बिना नोटिस दिए, बायर को बिना इन्फॉर्म किए, सेलर ये पेरिशेबल नेचर का गुड्स को रीसेल करके अपना कैश रिकवर कर सकता है। बच्चों बताओ, पहला पॉइंट समझा सबको? हेलो, बताओ अनपेड सेलर अपना राइट टू रीसेल कब इस्तेमाल करेगा? इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। एंड बच्चों पेरिशेबल गुड्स को रीसेल करते समय क्या सेलर बायर की परमिशन लेगा? क्या सेलर को नोटिस देनी पड़ेगी बायर को कि मैं ये पेरिशेबल नेचर का गुड्स बेच रहा हूं? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों मेरा दूसरा सवाल, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो इफ द गुड्स आर ऑफ नॉट पेरिशेबल नेचर देन बायर सेलर को गुड्स सेल करने से पहले बायर को, आपको लगता नहीं, नोटिस देना पड़ेगा कि देख भैया तू पेमेंट दे नहीं रहा है, मैं बार बार तेरे को रिमाइंडर भेज रहा हूं, तू पेमेंट दे नहीं रहा है, अब मैं 2 दिन और देखूंगा नहीं तो गुड्स को रीसेल कर दूंगा। डोंट यू थिंक सो सेलर को ऐसी प्रीवियस नोटिस देनी पड़ेगी बायर को? तभी वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। बात समझ के चलो। यानी अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो अनपेड सेलर को राइट टू रीसेल तब मिलेगा जब वो रीसेल करने का प्रीवियस नोटिस बायर को दे दे एंड अपनी इच्छा जाहिर कर दे रीसेल करने का गुड्स, कि भैया बहुत हो गया, तू पेमेंट कर नहीं रहा है मेरा, मैं गुड्स को बेचने जा रहा हूँ, दोबारा बेचकर मैं गुड्स को पैसा रिकवर कर लूंगा। ऐसा बायर को उसने बच्चों नोटिस दे देनी चाहिए। चलो अब मैंने दोनों आइडिया दे दिए, अब इसमें और क्या टेक्निकल पॉइंट इन्वॉल्व है बच्चों अभी पढ़ते हैं। नोट्स दिख रहा है सबको? फर्स्ट पैराग्राफ में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपको। सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल गुड्स। The unpaid seller can exercise right to resell goods under following conditions. कौन से कंडीशन में बच्चों अनपेड सेलर ये राइट यूज कर सकता है? Where the goods are of perishable nature. In such case, the buyer need not be informed of the intention of resale. कितना क्लियर कट लिखा है। ऐसे केस में बायर को कोई जरूरत नहीं है जानकारी देने की या बताने की कि हम गुड्स रीसेल कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं। दूसरा, when he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods, जहां बच्चों अनपेड सेलर बायर को नोटिस देता है एंड अपनी इच्छा जाहिर करता है कि गुड्स रीसेल करने हैं, उस केस में बच्चों अनपेड सेलर हैज राइट टू रीसेल द गुड्स। इफ आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस, मान लो
अनपेड सेलर ने नोटिस दे दिया, बायर अभी भी कोई अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है, ना ही प्राइस पे करता है। अनपेड सेलर के नोटिस देने के बाद भी अगर बायर सेलर को पेमेंट नहीं करता है, तो बच्चों अब सेलर कंफर्म हो जाएगा कि उसे गुड्स को रीसेल करना है। तो बच्चों जरा अंडरस्टैंड करो पॉइंट नंबर 2। इफ आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस the buyer fails within reasonable time to pay or tender the price, the seller may resell the goods. And बच्चों अब सेलर जब गुड्स को रीसेल करेगा तो दो बातें ध्यान देने वाली है जो नेक्स्ट लाइन में अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट लाइन जो ध्यान देनी पड़ेगी। इट मे बी नोटेड दैट, क्या ध्यान देना है बच्चों, क्या नोट करना है? इट मे बी नोटेड दैट इन सच केसेस on resale of goods, the seller is entitled to recover the difference between contract price and resale price from original buyer as damages. अच्छा, आपको लगता नहीं अनपेड सेलर ने अगर गुड्स को रीसेल किया at less price than what he has contracted with buyer? हेलो हेलो हेलो, बायर के साथ जिस रेट से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे कम रेट से अगर अनपेड सेलर गुड्स को रीसेल करता है, तो don't you think it is loss for the unpaid seller? Don't you think it is loss for the unpaid seller? एंड बच्चा आपको ऐसा नहीं लगता अनपेड सेलर इस लॉस का डैमेजेस क्लेम करेगा बायर से? उसका पावर है, हक है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बायर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 रुपीज पर केजी का, एंड अब अनपेड सेलर को बेचना पड़ रहा है 70 रुपीज पर केजी। चलो टाइप करो आंसर। अनपेड सेलर कितना डैमेजेस क्लेम करेगा? अनपेड सेलर कितना डैमेजेस क्लेम करेगा? अनपेड सेलर कितना डैमेजेस क्लेम करेगा पर केजी? रुपीज हाउ मच हाउ मच हाउ मच? कितना? 30 रुपया। 30 रुपीज पर केजी अनपेड सेलर का नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। तो बच्चों 30 रुपया डैमेजेस अनपेड सेलर क्लेम करेगा। बच्चों मेरा दूसरा प्रश्न, 100 रुपए की बजाय 120 रुपए में बेचा तो, रीसेल किया तो सेलर को नुकसान हुआ कि प्रॉफिट हुआ? 120 रुपीस में बेचा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 100 एंड अनपेड सेलर ने 120 में रीसेल किया, तो कितना रुपीस प्रॉफिट मिला पर केजी? अब बताओ ये 20 रुपया प्रॉफिट अनपेड सेलर खुद रखेगा कि बायर को देगा? ऊपर का 20 रुपया वो खुद रखेगा कि बायर को देगा? खुद रखेगा बच्चों, सीधी बात है, अपने पास ही रखेगा। बायर को देने का क्या मतलब है? बायर को क्यों दूं? वो क्यों देगा बायर को? नहीं देगा बायर को। बच्चों मुझे ये बताओ, ए एंड बी परफेक्टली समझा आपको नोट्स में जो दिख रहा है? The seller is entitled to recover the difference between contract price and resale price from original buyer as damages. B. Retain the profit if the resale price is higher than contract price. मुझे लग रहा है सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है बिफोर आई गो टू थर्ड पॉइंट। It may also be noted that seller can recover damages and retain the profits only when goods are resold after giving notice of the resale to the buyer. बच्चों ये ऊपर ए एंड बी, सेलर तभी पावर मिलेगा जब वो गुड्स बेचने का नोटिस बायर को दे चुका था एंड बायर ने नोटिस मिलने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं बताया था, तो ही ए एंड बी का बच्चों इस्तेमाल हो सकता है। अब बच्चों बताओ, अगर सेलर ने बिना नोटिस दिए, बायर को बिना नोटिस दिए, ऑफिस इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, अगर वो गुड्स बेच देता है
अगर वो गुड्स बेच देता है, बच्चों अभी बताओ, गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है एंड सेलर बिना बायर को नोटिस दिए गुड्स बेच देता है, तो आप बताओ अगर सेलर को इसमें कोई लॉस होता है तो क्या वो बायर से रिकवर कर सकता है? क्या वो बायर से रिकवर कर सकता है? नो, ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। दूसरा, सेलर ने ज्यादा प्राइस पर बेचा तो ऊपर का प्रॉफिट सेलर खुद रखेगा कि बायर को देना पड़ेगा? अगर ज्यादा रेट में बेचा तो ऊपर का प्रॉफिट सेलर खुद रखेगा कि बायर को उसको देना पड़ेगा? बायर को देना पड़ेगा। चलो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग बहुत जल्दी कैच कर दिया है इसको, सही बात है, आपने इसको बहुत जल्दी कैच किया, मुझे अच्छा लगा। बच्चों ये देखो क्या लिखा है, इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट, सॉरी मैं दूसरे लाइन से पढ़ता हूँ। थस इफ गुड्स आर रिसोल्ड बाय द सेलर, if the goods are resold by the seller without giving any notice to the buyer, the seller cannot recover the loss suffered on resale. The seller cannot recover the loss suffered on resale. Moreover, if there is any profit on resale, he must return it to the original buyer. That is, he cannot keep such surplus with him. यानी आपका जो आंसर है, दोनों आंसर बच्चों, दोनों आंसर सही था। ओके, चलो आगे। बच्चों ये जो अभी तीसरा पॉइंट है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। चलो रीड कर लेता हूँ, देखो आप यस नो में आंसर देना, वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, आप अपना आंसर देना, क्या लिखा है देखो। Where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods. बच्चों वो अनपेड सेलर जिसने राइट ऑफ लीन के थ्रू या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के थ्रू जिस गुड्स को रीसेल किया, बच्चों मान लो अनपेड सेलर ने गुड्स को रीसेल किया एंड वो गुड्स मैंने खरीदा, अगर मैंने वो गुड्स खरीदा अनपेड सेलर से, तो क्या मुझे उस गुड्स का वैलिड टाइटल मिलेगा? बच्चों क्वेश्चन समझा? अनपेड सेलर ने जिस गुड्स का रीसेल किया, अनपेड सेलर ने जिस गुड्स का रीसेल किया, वो गुड्स मैंने खरीदा अनपेड सेलर को पैसा देकर, तो क्या मुझे उस गुड्स का वैलिड टाइटल मिलेगा कि ओरिजिनल बायर आकर मुझे तकलीफ देगा? हेलो, क्वेश्चन समझा क्या? बच्चों आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, टाइटल मिलेगा ना मुझे भी वैलिड टाइटल मिलेगा। वेरी गुड बच्चों, वही लिखा है देखो, द सब्सिक्वेंट बायर। बच्चों कौन है सब्सिक्वेंट बायर? मेरे एग्जांपल में मैं था कि नहीं? मैंने खरीदा कि नहीं अनपेड सेलर से? रीसेल जब किया ना अनपेड सेलर ने रीसेल, तो उनसे मैंने खरीदा कि नहीं? तो मैं सब्सिक्वेंट बायर हो गया। तो क्या लिखा है बच्चों? द सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर्स the good title thereof as against original buyer, despite the fact that notice of resale has not been given by the seller to the original buyer. पढ़ाई के बच्चों लिए यहाँ मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप
स्मार्ट तैयारी का साथी। बच्चों यहाँ पर अनपेड सेलर ने बायर को नोटिस दी थी नहीं दी थी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने पैसे देकर अनपेड सेलर से गुड्स खरीदा, मुझे उस गुड्स का वैलिड टाइटल मिलेगा क्योंकि मैंने गुड फेथ में खरीदा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि अनपेड सेलर ने गुड्स बेचने का नोटिस बायर को दिया था या बायर को नहीं दिया था। बच्चों, आई वांट क्विक रिस्पांस फ्रॉम यू। पॉइंट नंबर 3 क्लियर? पॉइंट नंबर 3 क्लियर होगा सबको? राइट टू रीसेल का तीसरा रूल बराबर है। बच्चों, अभी मैं आपसे ऐसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, चौथे पॉइंट के लिए मुझे बताना जरूर। मुझे ये बताओ, सेलर बायर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या आपस में वो लोग ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या एक्सप्रेसली कि देखो भैया बायर, मैं तेरे को गुड्स बेच रहा हूँ, लेकिन तू अगर मुझे पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो बीइंग अनपेड सेलर मैं इस गुड्स को रीसेल कर दूंगा। अगर ये सेलर एंड बायर ने कॉन्ट्रैक्ट करते समय पहले से ही डिसाइड किया हो, एग्रीमेंट करते समय ही सेलर ने अपना ये राइट रिजर्व कर लिया हो, तो आप बताओ, अब उसको अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या वो गुड्स को रीसेल कर सकता है? क्या सेलर वापस गुड्स को रीसेल कर सकता है? अब बताओ, नोटिस देने की जरूरत है? अब बायर को नोटिस देने की गरज है? नोटिस देने की गरज है क्या? यस देवांशु, यस देवांशु, आपने यस लिखा है। अरे बाबा, पहले डिसाइड जब हो गया है दोनों के बीच में, जहां सेलर ने बायर को क्लियर कट बोल दिया है कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि तू पेमेंट नहीं करेगा तो मैं रीसेल कर दूंगा गुड्स, ऐसा दोनों में पहले ही एक्सप्रेसली डिसाइड हो गया है। तो अब बच्चों, अब बायर जब पेमेंट नहीं करेगा तो सेलर को पहली बात तो गुड्स बेचने का, रीसेल करने का राइट्स है। मेरा प्रश्न था कि क्या नोटिस देना जरूरी है बायर को अभी? देवांशु, आप आंसर दो। क्या इस केस में अनपेड सेलर को नोटिस देना जरूरी है बायर को? नहीं, क्योंकि पहले से ही डिसाइड हो गया था ना। सेलर ने अपना ये राइट पहले ही रिजर्व करके रख दिया था। तो बच्चों देखो, पॉइंट नंबर 4 देखो, अंडरस्टैंड करो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? A resale by the seller where right of resale is expressly reserved in contract of sale, ये हेडिंग है। क्या लिखा है बच्चों? Sometimes, not always, sometimes it is expressly agreed between seller and buyer that in case buyer makes default in payment of the price, the seller will resell the goods to some other person. In such cases, the seller is said to have reserved his right of resale and he may sell the goods on buyer's default. It may be noted that in such cases, seller is not required. Seller is not required to give notice of resale. बच्चों, इस केस में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। And बच्चों, he is entitled to recover damages from the original buyer even if notice of resale is not given, क्योंकि उसने पहले ही राइट रिजर्व करके रखा है। बच्चों, जरा आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3, 4 दोनों पूछ रहा हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? हेलो, 3, 4 दोनों क्लियर हुआ सबको? आर यू श्योर? ओके। अब बच्चों, राइट टू रीसेल का 5वां एंड लास्ट पॉइंट। बच्चों, ये मैंने आपको 2 लेक्चर पहले, देखो जिस दिन 2 लेक्चर एक साथ लिया था उस दिन एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। बच्चों, अपार्ट फ्रॉम 3 राइट्स, आपको याद है चौथा राइट्स भी है अनपेड सेलर का? याद आया कि वो गुड्स की डिलीवरी को विथहेल्ड कर सकता है? याद आया बच्चों, एक चौथा राइट, अनपेड सेलर हैज राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसको हम कंडीशनल एप्रोप्रिएशन कहते हैं। यानी गुड्स रेलवे के पास पड़े हैं बायर को देने के लिए,
लेकिन रेलवे बायर को तब तक गुड्स नहीं देगा जब तक सेलर का कंफर्मेशन नहीं आ जाता। ये चौथा राइट है। तो बच्चों 5वें पॉइंट में वही लिखा है, देखो, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, जहां गुड्स की ओनरशिप बायर को पास ऑन नहीं की गई है, ऐसे में बच्चों अनपेड सेलर क्या कर सकता है? पहले 3 राइट्स तो वो यूज कर ही सकता है, साथ में एक और राइट वो यूज करेगा। द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू हिज रेमेडीज अ राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। बच्चों पहले 3 राइट्स तो वो इस्तेमाल करेगा ही, लेकिन यहाँ चौथा राइट्स भी वो इस्तेमाल कर सकता है। एंड चौथा राइट्स ये है कि वो डिलीवरी विथहोल्ड कर सकता है, यानी गुड्स डिलीवर कर चुका है लेकिन बायर को लेने नहीं देगा। गुड्स डिलीवर हो चुके हैं लेकिन वो बायर को लेने नहीं देगा। दिस राइट इज सिमिलर टू लीन। ये एक तरह से राइट ऑफ लीन के जैसा ही है। इट इज एज गुड एज राइट ऑफ लीन, बट इसे हम राइट ऑफ लीन नहीं कहेंगे, उसके जैसा जरूर है। इसे हम क्वाज़ी लीन कहेंगे, क्वाज़ी लीन कहेंगे, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करिए, क्वाज़ी लीन। एंड बच्चों ये राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स अनपेड सेलर तब इस्तेमाल कर सकता है जब उसने गुड्स की ओनरशिप बायर को पास ऑन करनी है, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, यानी इनडायरेक्टली अभी तक पास ऑन नहीं हुआ है ओनरशिप। तो ऐसे केस में बच्चों अनपेड सेलर अपना चौथा राइट इस्तेमाल कर सकता है, राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। याद रखना, राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। एंड बच्चों विद दिस डिस्कशन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अनपेड सेलर का जो राइट्स है ना अगेंस्ट गुड्स, अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं अगेंस्ट गुड्स, गुड्स को लेकर अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं बच्चों वो मैंने कंप्लीट कर दिए। 4 राइट्स पढ़ा है मैंने, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल एंड राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब बच्चों इसी अनपेड सेलर के राइट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, नॉट अगेंस्ट द गुड्स बट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अनपेड सेलर बायर के ऊपर भी केस कर सकता है पर्सनली, बराबर है। यानी बच्चों अगर हम सोच रहे हैं कि अनपेड सेलर को केवल राइट्स मिला है गुड्स को लेकर, तो गलत सोच रहे हैं बच्चों। अगर बायर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अनपेड सेलर को बायर के खिलाफ लीगल रेमेडी मिलेगा, बराबर है। अगर रिवर्स करते हैं, अगर सेलर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बायर को सेलर के अगेंस्ट लीगल रेमेडी मिलेगा। तो राइट नाउ बच्चों सेक्शन 55 से लेके 61 तक अभी आपको जो नोट्स दिख रहा है 4.4 दिख रहा है कि नहीं? पहले यस लिखो। नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं बच्चों? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, यानी एक अनपेड सेलर क्योंकि उसको पेमेंट नहीं मिला है बायर से, वो बायर के ऊपर पर्सनली केस कर सकता है। यानी इनडायरेक्टली बोलने का मतलब एक अनपेड सेलर को बायर के खिलाफ क्या क्या राइट्स मिलेंगे, हमने गुड्स के खिलाफ पढ़े, बायर के खिलाफ उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। बच्चों अब उसका डिस्कशन हम 1 बाय 1 करेंगे। एंड मैं आपको यहाँ याद दिला दूं बच्चों, 50 to 60% जो डिस्कशन होगा वो आपका रिवीजन होगा, आपने पहले पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है आपने, इसलिए मुझे पढ़ाने को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी है, क्योंकि 50-60% रिवीजन है। आपको जैसा लगेगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं, सर ने हमें इसे पहले भी पढ़ाया हुआ है, बराबर। आपको ऐसा लगेगा सर ने हमें पहले भी पढ़ाया है। चलो मैं रीड करता हूँ 1 बाय 1। राइट्स अनपेड सेलर के अगेंस्ट बायर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। An unpaid seller can enforce, यानी अनपेड सेलर बायर को कोर्ट में घसीट सकता है
An unpaid seller can enforce certain rights against goods as well as against buyer personally. अब बच्चों, as far as goods are concerned, we have already discussed. अब बायर के अगेंस्ट बच्चों अनपेड सेलर की क्या राइट्स हैं बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर आर अदरवाइज नोन एज सेलर्स रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सीधी बात है, बायर गलत काम करेगा तो सेलर को रेमेडी मिलेगा, सेलर गलत काम करेगा तो बायर को लीगल रेमेडी मिलेगा। The rights of seller against buyer personally are called as right in personam। बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, राइट्स इन personam, AM आगे चला गया है, देखो एमेंड दिख रहा है। हेलो हेलो हेलो, सबको समझ में आया? बच्चा एक्चुअली वर्ड क्या है? राइट्स इन पर्सोनेम। टाइप करो जरा। सेलर जब बायर के खिलाफ केस करता है पर्सनली तो उसे हम राइट्स इन पर्सोनेम कहते हैं। टाइप करो, राइट्स इन पर्सोनेम। आपके बुक में टाइपिंग हुआ है, मिस्टेक हुआ है, राइट्स इन पर्सन एमेंड लिखा है, तो AM एंड के साथ अटैच हो गया है। तो बच्चों करेक्ट वर्ड पहले एक बार लिखो तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। राइट्स इन पर्सोनेम एंड आर इन एडिशन टू हिज राइट अगेंस्ट गुड्स। फिर बच्चों पर्सोनेम लिखने के बाद एंड वर्ड है, जरा अंडरस्टैंड करो। चलो बच्चों, आप बायर के राइट्स क्या क्या, सॉरी सेलर के राइट्स क्या क्या है अगेंस्ट बायर पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको लगता नहीं सेलर का पहला राइट है बायर के ऊपर प्राइस रिकवर करने का? हेलो हेलो हेलो, आपको ऐसा नहीं लगता सेलर का सबसे बड़ा राइट बायर के खिलाफ ये है कि वो बायर से पैसा रिकवर कर सकता है गुड्स का? He can file suit for the price. Don't you think so? Seller can file case against buyer for recovery of price. That is the first legal remedy seller is getting against buyer. बच्चों उसमें A and B दो पार्ट है, मैं चाहूंगा कि मैं दोनों पार्ट एक्सप्लेन करूं डिटेल में। बच्चों क्या लिखा है देखो A में, where under contract of sale the property in goods has passed to the buyer। बच्चों जहां गुड्स की ओनरशिप सेलर ने बायर को पास ऑन कर दी है and buyer wrongfully neglects or refuse to pay the goods according to the terms of contract, the seller may sue him for the price of the goods। बच्चों A part is very 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 simple। जहां सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप दे दी है एंड बायर अब सेलर को गुड्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, पेमेंट करने से मना कर रहा है, तो बच्चों इस केस में अनपेड सेलर बायर के ऊपर कोर्ट में केस करके अपना प्राइस रिकवर करने के लिए बच्चों केस कर सकता है। बी में क्या लिखा है? वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेएबल ऑन सर्टेन डे। बच्चों अगर बायर सेलर के बीच में ऐसा एग्री हो गया है कि बायर एक पर्टिकुलर डेट को सेलर को पेमेंट करेगा, प्राइस इज पेएबल ऑन सर्टेन डे, गुड्स तब तक डिलीवर हुए हो या न डिलीवर हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सेलर बायर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बायर इज सपोज टू मेक द पेमेंट ऑफ द गुड्स ऑन पर्टिकुलर डे इरिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, एंड मान के चलो बायर जो प्रॉमिस किया था कि मैं पर्टिकुलर डे को पेमेंट करूंगा एंड अगर पेमेंट नहीं करता है बराबर, तो आपको लगता नहीं सेलर को उसके ऊपर केस करने का राइट्स मिल जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस? हेलो, क्योंकि बायर ने प्रॉमिस किया था कि मैं सर्टेन डेट को आपको पेमेंट करूंगा, चाहे गुड्स डिलीवर हुए हो नहीं हुए हो, ओनरशिप दी गई हो नहीं दी गई हो। बायर ने जो एग्री किया था, बायर अगर उससे मुकर जाता है तो बच्चों आपको लगता नहीं इस केस में भी सेलर को लीगल रेमेडी मिलेगा बायर के खिलाफ प्राइस रिकवर करने का?
सेलर बायर को बोलेगा कि नहीं पैसा दो पहले, फिर गुड्स की डिलीवरी दूंगा, क्योंकि आपने बोला था इस डेट को मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो बच्चों पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है देखो, पढ़ो जरा एक बार, फिर मुझे एक्सप्लेन करो समझा कि नहीं। पॉइंट नंबर बी पढ़ो। बच्चों मैं फिर याद दिला दूं, यहाँ सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी दी है नहीं दी है, ओनरशिप पास ऑन हुआ है नहीं हुआ है, गुड्स अप्रोप्रिएटेड थे नहीं थे, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि बायर ने सेलर को प्राइस पे करने का है, एक पर्टिकुलर डेट को वादा किया था एंड अब वो वादे से मुकर रहा, तो सेलर को यहाँ राइट है कि वो बायर के ऊपर केस करके अपना प्राइस रिकवर करे। बच्चों यस नो जरा टाइप करो, बी पार्ट समझ में आया सबको? हेलो, बी पार्ट क्लियर है सभी को? आर यू श्योर? चलो अब बच्चों पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। सेलर बायर के ऊपर प्राइस रिकवर करने के लिए केस कर सकता है, वो तो हमने पढ़ लिया 1 में। वो तो चांस मिलेगा इस सेलर को कि वो बायर के ऊपर केस करेगा। बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता सेलर को और एक राइट है? अगर बायर सेलर से गुड्स की डिलीवरी लेने से मना करता है या गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना करता है, तो इससे जो भी सेलर को नुकसान होगा, आपको लगता नहीं सेलर हैज राइट टू क्लेम डैमेजेस? हेलो बच्चों, बायर अगर बिना कोई वैलिड रीजन दिए रॉन्गफुली सेलर द्वारा लाए गए गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है या गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इससे सेलर को होने वाले नुकसान का आपको लगता नहीं सेलर को राइट मिलेगा डैमेजेस क्लेम करने का? तो बच्चों पॉइंट नंबर 2 वही है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। कौन नॉन एक्सेप्टेंस कर रहा है गुड्स का? कौन गलती कर रहा है यहाँ पर? सेलर द्वारा लाए गए गुड्स को बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, जानबूझकर मना कर रहा है। तो बच्चा ऐसे केस में सेलर को यह हक है कि वो बायर से सारे डैमेजेस क्लेम करे फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, देखो क्या लिखा है, वेयर द बायर wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for the damages for non acceptance. As regard measure of damages, section 73 of Indian Contract Act 1872 applies. और बच्चों जहां तक डैमेजेस कैलकुलेशन का सवाल है, तो इसके लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है? बच्चों आपको याद होगा वहां मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्मल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, विंडेक्टिव डैमेजेस, कैलकुलेशन कैसे होता है, ऑर्डिनरी डैमेजेस याद है, स्पेशल डैमेजेस। तो उस तरीके से बच्चों यहाँ डैमेजेस कैलकुलेशन किया जाएगा। तीसरा बच्चों अनपेड सेलर को जो राइट्स मिलेगा अगेंस्ट बायर, रेप्यूडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। बच्चों मान लो बायर सेलर को फोन करके बोल देता है, बायर सेलर को बोलता है कि सेलर तुम 10 तारीख को जो गुड्स मेरे पास लाने वाले हो डिलीवर करने के लिए वो मत लाना, मैं गुड्स एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ड्यू डेट आने से पहले ही बायर अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे एक्चुअल या एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? आपको लगता नहीं मैंने पढ़ाया है?
बायर ड्यू डेट आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड ड्यू डेट को अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे हम एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। याद है ना बच्चों? चलो रिवीजन देखो, मैंने पहले कहा था रिवीजन है। रेप्यूडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। बच्चों टाइप करो रेप्यूडेशन का मतलब, रेप्यूडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। Repudiation of contract before due date. What is repudiation? Repudiation का मतलब कैंसल ना? वेरी गुड, कैंसलेशन। कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। बच्चों क्या लिखा है देखो, where the buyer repudiates the contract before the date of delivery। बायर गलती कर रहा है बच्चों, बायर। where buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may treat the contract as rescinded। The seller may treat the contract as rescinded and sue damages for the breach, and he can sue for the damages for the breach. This is known as rule of anticipatory breach of contract. But I am very sure you have understood even point number 3, don't you? Hello, point number 3 क्लिक हुआ कि नहीं बच्चों? एंड चलो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट बच्चों, सूट फॉर इंटरेस्ट। बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता कि बायर अगर सेलर को लेट पेमेंट करता है तो जितना दिन लेट होता है आफ्टर ड्यू डेट, उस लेट पेमेंट का सेलर को ये हक है कि वो बायर से इंटरेस्ट ले? डोंट यू थिंक सो? ड्रॉवर इंटरेस्ट लेता है कि नहीं जब बिल रिन्यूअल होता है तो? अगर बायर और वक्त मांग रहा है पेमेंट के लिए, या बायर पेमेंट डेट से 2-3 महीने बाद पेमेंट करता है, तो आपको लगता नहीं सेलर का ये हक है कि वो अपने अमाउंट पर इंटरेस्ट ले बायर से? उसका राइट नहीं लगता आपको? उसका राइट है इंटरेस्ट लेना। हेलो, डोंट यू थिंक सो कि सेलर के एक और राइट मिलेगा, राइट टू क्लेम इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता है बायर के ऊपर। तो बच्चे इसको लेकर सेक्शन 61 में जो लॉ लिखा है बच्चों, वो समझना जरूरी है आपके लिए। मैं आराम से पढ़ता हूँ धीरे धीरे, आपको हर एक एंगल पॉइंट नंबर 4 का समझना है। टफ है, थोड़ा ध्यान दो। चलो 2-3 मिनट और ध्यान दो, फिर मैटर खत्म आज के लेक्चर का। वेयर देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट। बच्चों जहां बायर सेलर के बीच में एकदम स्पेसिफिक एग्रीमेंट हुआ हो इंटरेस्ट को लेकर, जहां सेलर बायर को कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही बोल रहा है कि देखो भैया बायर, तुमने पेमेंट लेट किया तो जितना दिन लेट होगा पेमेंट, उसका मैं इंटरेस्ट लूंगा तुमसे। ऐसा सेलर बायर के बीच में क्लियर कट एग्रीमेंट हो रहा है बच्चों। तो आपको लगता नहीं जब एग्रीमेंट हो रहा है तो सेलर को राइट है रिकवर करने का इंटरेस्ट? हेलो, तो बच्चों क्या लिखा है? वेयर देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर as to interest on price of goods from the date on which payment becomes due, the seller may recover interest from the buyer। जब से ड्यू हुआ है पेमेंट के लिए, उस दिन से बच्चों सेलर इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है बायर से। लेकिन बच्चों मेरा दूसरा प्रश्न, अगर सेलर बायर के बीच में इंटरेस्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो क्या सेलर इंटरेस्ट नहीं ले सकता क्या? मान लो शुरुआत में दोनों के बीच में इंटरेस्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो क्या सेलर इंटरेस्ट नहीं लेगा क्या? तो क्या सेलर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा? आंसर इज तो भी बच्चों वो चार्ज करेगा। बस इतना ही
कि वो कब से चार्ज करेगा, जब वो इंटरेस्ट चार्ज करने का नोटिस देगा। कब से चार्ज करेगा, जब सेलर बायर को अपना इंटेंशन बताएगा इंटरेस्ट चार्ज करने का, तब से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, इफ हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट, the seller may charge interest on the price when it becomes due from such day as he may notify to the buyer, उस दिन से जिस दिन से वो बायर को इसके बारे में नोटिफाई करे कि मैं तेरे से इंटरेस्ट लेने वाला हूं, तू बहुत लेट कर रहा है, अभी मैं तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, उस दिन से बच्चों इंटरेस्ट लेने को स्टार्ट कर देगा। लास्ट का पैराग्राफ, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मान लो बच्चों ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, कंट्रोवर्सी हो गया, तो ऐसे केस में बच्चों कोर्ट आकर मदद करेगा सेलर को, एंड कोर्ट की मदद से सेलर बायर के ऊपर से इंटरेस्ट ले सकता है। यानी बच्चों केस हमेशा कौन जीतेगा यहाँ पर, सेलर। तो बच्चों क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम एट सच रेट as it thinks fit on the amount of price from the date of tender of goods or from the date on which price was payable। बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो कोर्ट यहाँ जिस रेट को डिसाइड करेगा उस रेट से सेलर को इंटरेस्ट मिलेगा बायर से। इज दैट ओके विद एवरीवन? तो बच्चों ये 4 राइट्स हैं जो एक अनपेड सेलर को मिलते हैं अगेंस्ट बायर। बच्चों यहाँ तक किसी कोई डाउट आज के लेक्चर का? हेलो, पॉइंट नंबर 4 सीरियसली पूछ रहा हूँ, सबको समझा? पॉइंट नंबर 4 सूट फॉर इंटरेस्ट नहीं समझा? पॉइंट नंबर 4, हेलो, किसी को कोई डाउट पूछना है पॉइंट नंबर 4 में? नहीं? अच्छा, तो बच्चों बाकी का हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। कल बच्चे ये टॉपिक्स कंप्लीट करके हम लोग लास्ट टॉपिक पे आएंगे, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल। ओके, कल एक लेक्चर में मुझे लगता है ये टॉपिक हो जाएगा, एक लेक्चर से भी कम लगेगा। एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ माय थर्ड टॉपिक, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, सो कल 2 लेक्चर सुबह लगातार है मेरे, सो प्लीज डू अटेंड द लेक्चर्स बच्चों, एब्सेंट मत रहो, लेक्चर को अटेंड करो। चलो।